अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, AR व्यूज़ में खुश आमदीद। डस्का की सूरत हाल पर हम आपको अपडेट कर रहे हैं और सबसे पहली जो इम्पॉर्टेंट चीज़ इस सारे डस्का NA 75 इलेक्शन में हुई वो ये कि हुकूमत और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान यानी हुकूमत का अपना ही इदारा दोनों आपस में आमने सामने क्यों हैं, बैक के इसके मुहर्रिकात क्या हैं, इस पर हम आज आपको तफसीली ब्रीफ करेंगे। और ECP ने अपना जो इलेक्शन का अमला है उसको मअतल नहीं किया। DRO और AROs जो है वो मअतल नहीं हुए, लेकिन जो ब्यूरोक्रेसी है उसके पीछे यानी ब्यूरोक्रेसी हुकूमत की बैकबोन के पीछे ECP क्यों आया, ECP और हुकूमत के दरमियान चल क्या रहा है, हम इस पर आज आपको बताने वाले हैं। और आपको ये बताऊं कि हुकूमत इस सारी सूरत हाल को लेकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो गवर्नमेंट है वो किन ऑप्शंस को इस्तेमाल करने जा रही है, कौन से लीगल एक्सपर्ट्स को देखा जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में क्या क्या चैलेंज होने जा रहा है, और जो ECP है वो अपने इख्तियारात की जंग को जीतेगा या नहीं जीतेगा, और कौन से इख्तियारात हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास जो वो एक्सरसाइज करने की जल्दी में है और वो करना चाहता है। इस सारी सूरत हाल का जो NA 75 इलेक्शन के बाद पैदा हुई, इसमें नाज़रीन बैक पे जो चल रहा है वो बिल्कुल एक मुख्तलिफ स्टोरी है और जो सामने नज़र आ रहा है वो बिल्कुल मुख्तलिफ स्टोरी है। तो जो बैक पे चल रहा है वो ये कि इसका जो असर है वो आने वाले दिनों में सेनेट इलेक्शंस पर कैसे पड़ने जा रहा है, सियासी फ़िज़ा में इसने कैसे तब्दीली पैदा की है, हुकूमत को कैसे टफ टाइम मिल रहा है। और नाज़रीन दो तारीख बड़ी इंपॉर्टेंट है जिससे आने वाले मुल्क में जो सियासी नक्शा है वो बदलने जा रहा है। 3 मार्च को सेनेट का इलेक्शन है और 4 मार्च को पंजाब के जो IG साहब हैं और पंजाब के जो चीफ सेक्रेटरी साहब हैं उनको इलेक्शन कमीशन ने तलब किया है। इस सारे में कौन पिसेगा, इस सारे का फ़ायदा किसको होगा, हुकूमत दोबारा इलेक्शन करवाने की रिट को कायम कर सकेगी और अपोजिशन पार्टीज़ और PDM अपनी इस सारी चीज़ों को एज अपॉर्चुनिटी ले सकेंगी। नवाज़ शरीफ का बयान लंदन से आना और कुछ जो हलके हैं वहाँ से गवर्नमेंट बदलने की बातें होना और कौन सी गवर्नमेंट इसके बाद बनने जा रही है, क्या इमरान खान साहब वाकई असम्बलियाँ तोड़ देंगे, इस सारे पे मैं बात आज की वीडियो में करूँगा। सबसे पहले बात जो डस्का इलेक्शन के हवाले से आपको ब्रीफ करना है वो ये कि डस्का की जो सूरत हाल है उसमें हुकूमत यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो उम्मीदवार हैं वो कामयाब हुए, वो ये PTI का क्लेम है, लेकिन प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स के सुबह मिलने के इलेक्शन के रिजल्ट के बाद जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ जो कि PDM की मुहर्रिक जमात भी है उनका ये क्लेम है कि वो पहले जीत चुके थे। इस सारी सूरत हाल में इलेक्शन कमीशन ने नोटिस लिया और उस नोटिस के बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का नोटिस थॉरोली PTI हुकूमत के अगेंस्ट चला गया। और इस नोटिस लेने की वजूहात बताई जाती हैं कि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के इस वक्त के जो चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर हैं राजा साहब, वो बताया जाता है कि जो नवाज़ शरीफ साहब हैं उनके जो पर्सनल सेक्रेटरी रहे उनके रिलेटिव्स हैं। तो कहा यह जा रहा है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जो डोरें हैं वो लंदन से हिलाई जा रही हैं, वो PDM के हलकों से हिलाई जा रही हैं। और आपको पता है कि ECP ने फैसल वावडा केस के साथ साथ जो फॉरेन फंडिंग केस है PTI का उसको भी खासा टफ टाइम दिया हुआ है। तो बज़ाहिर ये लगता है कि ECP एक पिलर, एक पार्टी के तौर पर अब इस सारे मामले के अंदर खुद मौजूद है और ECP जिन इख्तियारात को इस्तेमाल कर रहा है वो ECP के पॉइंट ऑफ व्यू के मुताबिक लीगल है और ज़ाहिर है ECP की ही ये जिम्मेदारी है कि वो इलेक्शन को फ्री एंड फेयर करे। लेकिन उस फ्री एंड फेयर इलेक्शन में जो ECP ने स्टेप लिया तो उसमें एक बाइसनेस नज़र आई। वो यूँ कि जो इलेक्शन कमीशन का अमला होता है, डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर जिसको DRO और ARO होता है, ये 2 इलेक्शन कमीशन के अपने लोग थे जिन्होंने डस्का में इलेक्शन करवाया और बाकी जो गवर्नमेंट की मशीनरी थी उनको अपने इलेक्शन प्रोसीजर के लिए कुछ टाइम के लिए अपने साथ रखा जाता है। इस सारी एक्सरसाइज में जो डस्का के अंदर धुंध वाला केस हुआ और सुबह प्रिजाइडिंग ऑफिसर मिले, इलेक्शन कमीशन ने एक तो हुकूमत की ही मशीनरी को ख़राब किया यानी DC सियालकोट, DPO सियालकोट, उसके बाद AC डस्का, उसके बाद 2 DSPs और मुतलका जो उनके साथ लोग थे उनको शोकॉज किए और उनको मुअत्तल किया। अब वो अपनी पोजीशंस पे नहीं है। लेकिन इसमें नाज़रीन बहुत इंटरेस्टिंग बात कि इंपोर्ट किए गए या बाहर से भेजे गए नारोवाल और बाकी डिस्ट्रिक्ट से आने वाले RO वहीं पर मौजूद है। अब वो जो RO हैं वो उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया गया, हालांकि प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने डायरेक्ट रिपोर्ट करनी होती है RO को, RO ने रिपोर्ट करनी होती है DRO को। तो वो लोग कंसर्न थे, उनको ECP ने क्यों नहीं रखा? तो मुझे लगता है कि ECP ने थोड़ा सा भागम भाग में, जल्दी में, थोड़ा सा बाइसनेस के साथ इस डिसीजन को लिया
और अपने लोगों को सेव किया और फिर हुकूमत के मद्दे मुकाबला आकर एक और फ्रंट पे ठहर गया। इस पर सवालात हैं जिसका एज जो है हुकूमत लेना चाहती है और इस सवाल को लेकर वो चैलेंज करने जा रही है। इस सारी चीज़ों में नाज़रीन ब्यूरोक्रेसी को मुअत्तल करना और 4 मार्च को आईजी को और चीफ सेक्रेटरी पंजाब को बुलाने में बज़ाहिर ये नज़र आता है कि ईसीपी शायद अपने उन इख्तियारात का इस्तेमाल करने जा रही है जो तारीख में पहले कभी नहीं किए। यानी वो इनको सज़ा दे सकती है, वो इनको मुअत्तल कर सकती है, वो इनको 6 माह की कैद की सज़ा दे सकती है। अपने रूल्स जो है इलेक्शन लॉज जो है एक्ट है 2017 उसकी क्लॉज 55 की 3 क्लॉज के मुताबिक वो अपने इख्तियारात का इस्तेमाल कर सकती है। उन इख्तियारात में वो 1 लाख का जुर्माना भी होता होगा और उनको 6 माह कैद भी होगी, या दोनों भी की जा सकती हैं, और ज़ाहिर है उनका सर्विस रिकॉर्ड भी ख़राब किया जा सकता है। मुख्तदर हल्के ये कहते हैं कि ब्यूरोक्रेसी को बैक पे सीएम ऑफिस पंजाब से सपोर्ट दी गई है। ये कहा गया है कि आप बेफिक्र रहें, हम आपको रीइंस्टेट करवाएंगे, हम ईसीपी के ख़िलाफ़ एक्शन में जा रहे हैं और 2 एप्लीकेशंस जो हैं वो तैयार हैं। एक रेट तो आजकल में होने जा रही है कि ईसीपी ने अपने जो मुतलका ऑफिसर्स हैं ईसीपी के उनके खिलाफ एक्शन क्यों नहीं लिया, ब्यूरोक्रेसी के खिलाफ एक्शन क्यों नहीं लिया। दूसरी सूरत हाल इसमें यह बनने जा रही है कि इलेक्शन कमीशन ने अभी तक नोटिफाई क्यों नहीं किया है, क्योंकि इलेक्शन तो हो चुका। अगर पीटीआई का बंदा जीता है तो उसको नोटिफाई करें, अगर पीएमएल का एन का जीता है तो उसको नोटिफाई करें, लेकिन नोटिफाई क्यों नहीं किया, इसके ऊपर रेट होने जा रही है। तीसरी चीज़ ये कि जो इलेक्शन है उसको दोबारा करवाने की जो ईसीपी ने स्टेटमेंट दी है उस पर बात की जा रही है कि आप दोबारा से जाएं और इलेक्शन नहीं करवाएं, और इस चीज़ की जो रेट है वो सुप्रीम कोर्ट में दायर होने जा रही है। जबकि ईसीपी ये कह रहा है कि वो फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाने का जिम्मेदार है और वो इसके खिलाफ हुकूमत में जाएगा। नाज़रीन ये तो था सारा सूरत हाल के ईसीपी और हुकूमत आमने सामने क्यों है। अब इस सारी गेम का फ़ायदा बैकएंड पे क्यों लिया जा रहा है, कौन इसमें इन्वॉल्व है, कौन इससे फ़ायदा लेना चाहता है और सियासी जो मंजरनामा है वो किस तरफ चल रहा है। पहली चीज़ कि ये सारा मामला जो क्रिएट हुआ, सारा मामला बना, इसका सियासी ये होने जा रहा है कि 2 मार्च को नैब में मरीम नवाज साहबा को बुलाना, हमजा शहबाज साहब को बाहर निकालना, शायद सियासी जो प्यादे हैं सियासी शतरंज पे वो चेंज हो रहे हैं। शहबाज शरीफ ग्रुप को एक्टिव किया जा रहा है और जो नवाज शरीफ ग्रुप है उसको थोड़ा सा बैक पे किया जा रहा है। एक तो ये बात, लेकिन इसकी सियासत का में जो फ़ायदा होने जा रहा है वो ये कि जो एमपीएस हैं पंजाब से उनको ये क्लियर हो रहा है कि जो ज़िमनी इलेक्शन में नून लीग का जीत जाना, पीडीएम की सपोर्ट होना, तो शायद सेनेट की जो आने वाले इलेक्शन है उस पर जो हॉर्स ट्रेडिंग की बातें हैं वो सिर्फ टिकट के एवज़, आने वाले वक्त की जो प्रेडिक्शन है उसके एवज़ जो एमपीएस हैं वो अपनी सिंपथीज शायद हुकूमती हल्कों में नहीं रख रहे हैं। तो पंजाब से टफ टाइम पीटीआई को मिलने जा रहा है, जबकि बलूचिस्तान में जो बलूचिस्तान अवामी पार्टी है और तहरीक इंसाफ है उनकी आपस में फिर एक चपकलिश है। वहाँ से भी पीटीआई को अपने जो सेनेट इलेक्शंस हैं उनको मैनेज करने में दुश्वारी का सामना होगा। और जो केपीके है वहाँ जो लियाकत खट्टर साहब हैं उनका ग्रुप अलहदा से एक्टिव हो चुका है, परवेज़ खट्टर साहब का ग्रुप 2 ग्रुप्स में कन्वर्ट हो चुका है। तो एमपीएस की सिंपैथीज वहाँ भी चेंज हो चुकी हैं। पंजाब और सिंध को जरदारी साहब और लंदन से जो क़यादत है वो बैठकर इसको मैनेज कर रही है। इस सारी सूरत हाल में कहीं ज़राए ने इस बात की तस्दीक की है कि इमरान खान साहब ये कहते हैं कि इस दफ़ा अगर इलेक्शन को दोबारा रिग किया गया, हॉर्स ट्रेडिंग की गई या हमें प्रोपोर्शनल वोट ना मिला जो हमारी सूबाई असम्बलियों में है और सेनेट में हम अपनी उनकी मुमकिन तादाद 28 हो सकती है, और अगर वो ना हुई तो फिर ये होने जा रहा है कि इमरान साहब ने एक प्रॉपर स्टेटमेंट दी है कि मैं असम्बलियाँ तहलील कर दूंगा, ये वज़ीर-ए-आज़म का इख्तियार होता है। लेकिन असम्बलियाँ तहलील होने के बाद क्या होगा, इस्टेब्लिशमेंट किस तरफ जाएगी, असम्बलियाँ तहलील होने के बाद किसको गवर्नमेंट में लेके आ जाएगा। कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि जो काफली ग्रुप है, जो परवेज़ इलाही साहब हैं और इनके बैकडोर रवाबत हैं इस वक्त और राब्ते चल भी रहे हैं, नून लीग के साथ गिव एंड टेक हो चुका है। कुछ आने वाले दिनों में आपको इस तरह की जो चहमगोइयाँ हैं ना सिर्फ वो सुनने में मिलेंगी, बल्कि 3 मार्च का सेनेट का इलेक्शन ये डिसाइड करेगा कि हुकूमत जो है वो अपने 2.5 सालों में क्या कारकर्दगी रखेगी, क्या कोई बिल पास करवाने की सकत में होगी। क्या हुकूमत ने 2.5 साल वेट किया है सेनेट इलेक्शन का और इस इलेक्शन में अब उनको किसी की भी टैप नहीं है, कोई उनको बैक एंड पे सपोर्ट नहीं कर रहा। हुकूमत एक सियासी मामला को किस तरह से हैंडल कर रही है। पीटीआई की कारकर्दगी पर ज़िमनी इलेक्शन में बहुत सारे सवाल पैदा हुए, पीटीआई की टिकट देने के मामला पर पीटीआई के अंदर बहुत सारा डिवाइड है। हुकूमत इस वक्त एक सही बोलचाल का शिकार है। इस सारी एक्सरसाइज में अगर सेनेट इलेक्शन के में पीटीआई अपनी सीट्स कायम रखती भी है, असम्बलियाँ तहलील नहीं भी होती, तो दूसरा जो चैलेंज है वो ये होगा कि 18 को डस्का में इलेक्शन होगा
या नहीं होगा 18 मार्च को, जो ईसीपी ने नई डेट दी है। पीटीआई उस इलेक्शन को रुकवाना चाहती है और अपने ब्यूरोक्रेटिक जो सेटअप है वापस सियालकोट में, वही सेटअप जिसने इलेक्शन कंडक्ट करवाया उसको वापस रीइंस्टेट करवाना चाहती है। इलेक्शन कमीशन ब्यूरोक्रेसी को बगैर सुने किसी भी शख्स का मौक़िफ़ लिए बगैर उनको मुअत्तल कैसे कर सकता है, ये खासे टफ सवालात हैं जो आने वाले दिनों में पैदा होंगे। हम आपको इस सारे सिनेरियो पर आने वाले दिनों में मज़ीद अपडेट करते रहेंगे। आपने देखते रहना है यार न्यूज़।